इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग हमारे समय की महत्वपूर्ण चित्रका महत्वपूर्ण लेखिका और एक उत्सवधर्मी कलाकार संगीता गुप्ता का मैं स्वागत करना चाहूँगा। संगीता गुप्ता जी की प्रदर्शनी बहुत पहले एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स एंड लिटरेचर से अलग एफएस लगी हुई थी। उस समय लोग किसी साथी ने मुझे बताया कि इनकम टैक्स के बड़ी अधिकारी हैं और उनके चित्र लगे। ये इनकम टैक्स की बड़ी अधिकारी जैसे ही उन्होंने जोड़ा, पता नहीं क्यों मेरा उत्साह कम हो गया, लेकिन मेरे एक मित्र थे, उन्होंने कहा कि चलो देखते हैं। जहाँ तक मुझे याद है ईस्वी में 95 या 96 की बात करी, 97 ऐसा लगता है कि थोड़ा सा उम्र का प्रभाव मेरे ऊपर गया। नहीं, मैं था और पूरे होशो हवास में मैंने आपकी उस प्रदर्शनी को देखा। उसके बाद इनकी जिंदगी में ढेर सारे शहर आए, ढेर सारी प्रदर्शनी आई, ढेर सारे लोगों से मिलना हुआ, कई किताबें हैं और आज हम लोग इनकी जिस किताब पर चर्चा करने के यहाँ मौजूद है उसमें उसका नाम है सीमाओं में। इस किताब को लिखने के पीछे तो क्या प्रेरणा कहाँ से आई, ये सब तो अगर लेखिका खुद बताए तो ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन मैंने इस किताब को जब गंभीर रूप से अध्ययन किया तो आमतौर पे लोग इस मोड में जब किताबें लिखते हैं तो वो कुछ इस तरह से प्रदर्शित करते हैं कि जैसे वो विधाता और बाकी जो पाठक है वो एक सामान्य इस ब्रह्मांड का एक छोटा सा नागरिक है। लेकिन ऐसा है, उन्होंने जो लिखा है बड़ी ईमानदार व्यक्ति है और बहुत सहज भाषा है। अंग्रेजी में आमतौर पर मैंने देखा है कि इस शब्दों का उपयोग करने के बाद लोगों को लगता है कि ये कुछ क्या कहेंगे हिंदी में, उसके लिए अति गंभीर चर्चा हो रही है। लेकिन इन्होंने जिस सहजता से अपनी किताब में अपनी बात रखी है वो मुझे बहुत पसंद है। इनकी किताब पर चर्चा करने के लिए और किताब को पढ़ने के बाद क्या महसूस किया, इसके लिए हमारे साथ हैं हमारे समय के वरिष्ठ पत्रकार अनुराग मेसी जी। अनुराग जी एक अच्छे कवि हैं, एक अच्छे पत्रकार हैं और एक अच्छे इंसान तो है। मैं अनुराग जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि आप संगीता गुप्ता जी की किताब पर अपनी बात रखें। शुक्रिया देव भाई, और आप सबसे पहले माफ़ी के साथ कि उन्होंने समीक्षक के तौर पर उतार दिया और मैं मूलतः पत्रकार हूँ, तो पत्रकार की निगाह से क्या चीज़ें हो सकती हैं उस पर बात करूँगा। जैसा कि उन्होंने बताया कि संगीता जी कई फील्ड में काम करती रहीं, पेंटिंग से लेके, लेखन से लेके,
कई चीज़ों तक। आज मौका मिला है उनकी किताब पर छापेमारी करने का। अच्छा हाँ, मैं ये बता दूं कि मैं किसी बनी बनाई परंपरा के मुताबिक इस किताब पर कुछ नहीं बोलने जा रहा। मैंने पढ़ी किताब, पढ़ने के बाद अभी बोलने के क्रम में जो जो बातें ध्यान आती जाएंगी मैं बोलूँगा और बताऊँगा। पहला सवाल ये है कि संगीता जी की ये किताब क्यों पढ़ूं? एक आत्मकथानुमा किताब, उनकी कहानी जानकर मैं करूँगा क्या? या किसी भी कहानी को पढ़कर कोई करता है क्या? इसका एक सीधा सा जवाब फिर मेरे भीतर से ही फूटता है कि मैं लिखना चाहता हूँ, या मैं पेंटिंग करना चाहता हूँ, या कुछ करना चाहता हूँ। तो मेरे फील्ड के जो मेरे आसपास के लोग होंगे मैं उन्हें जानने की कोशिश करूँगा। मसलन मेरे पिता अगर पेंटर थे, आर्टिस्ट थे, तो मैं उनकी कलाकृतियों को देखूंगा, उनसे बात करूंगा। अगर पिता नहीं थे और पड़ोस में कोई था तो उसे मैं देखने समझने की कोशिश करूंगा। तो जाहिर है कि हम अपने आसपास से चीज़ें सीखते हैं। संगीता जी को मैं नहीं जानता था, यह दोष मेरा है, उनका नहीं। वो मेरी बाउंड्री में नहीं थी, वो मेरे सीमा क्षेत्र में नहीं थे, लेकिन इसे पढ़ते हुए ये बात समझ में आती है कि मेरा दायरा छोटा था, संगीता जी का दायरा विस्तृत था। भले ये पेंटिंग्स में रही, लिखने में रही, आयकर डिपार्टमेंट में रही, लेकिन इनके संगीत की गूंज दूर तक सुनाई पड़ती रही। इसी के तहत मैंने पहला सवाल उठाया कि इनकी किताब को पढ़कर मैं करूँगा क्या, इनके अनुभवों को जानकर मैं करूँगा क्या, इनके निजी जीवन को जानकर। तो मैंने पीछे से किताब पलटना शुरू किया, जहाँ मुझे उम्मीद थी कि संस्मरण होंगे। जैसे महादेवी वर्मा मुझे पसंद आती हैं, तो उस पर इन्होंने क्या लिखा, क्या मुलाकात हुई, वाकई हुई, पत्रकार हूँ तो संदेह से देखूँगा। मदर टेरेसा से मुलाकात हुई। इन सब से पहले मुझे लगा ये सिग्मा वुमन क्या है। ये साइकोलॉजी का एक टर्म है। सिग्मा ऐसे स्त्रियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संघर्ष करती है। जब इस नाम पर विचार करना शुरू किया तो मैंने सोचा कि ये सिग्मा वुमन ही क्यों है, अल्फा क्यों नहीं है। अल्फा वुमन वो होती हैं जो अगुवाई करती हैं, लीडरशिप करना चाहती हैं, और सिग्मा वुमन जो होती हैं अंतर्मुखी होती हैं, इंट्रोवर्ट होती हैं। लेकिन इस किताब को पढ़ने के बाद इनके बारे में क्या राय बनी, ये अंत में अगर मैं भूल जाऊं तो याद दिलाइएगा। तो जब मैंने देखा सिग्मा वुमन, तो मुझे लगा संघर्ष कोई होगा, और किसी का भी कोई संघर्ष हो तो वो पढ़ने में सुकून मिलता है, एक प्रेरणा मिलती है कि इसने कैसे अपनी राह बनाई होगी। जैसे टेप्चू, महादेवी वर्मा की कहानी का पात्र है ना टेप्चू, उसका भी संघर्ष अपना था। या फिर उदय प्रकाश की कहानी मोहनदास, उसका संघर्ष अपना था। आखिर उन उपन्यासों को पढ़ते हुए क्या लगता है भीतर, कहाँ क्या करप्शन है, कहाँ क्या है, कैसे ये शख्स बाहर निकला। संगीता जी को इसी नाते फिर मैंने शुरू से पढ़ना शुरू किया। जैसा कि इसमें पता चला ये तीसरी संतान रही, तीसरी ही ना, हाँ मैं याद से कह रहा हूँ, मैंने नोट कहीं नहीं किया, इसलिए अगर कहीं चूक हो तो सुधारिएगा। इनसे जो दो बड़े रहे उनको बोर्डिंग हाउस भेज दिया गया। ये चूंकि इस किताब के मुताबिक बहुत सीधी सादी थी, इसलिए घर में रह गई। यानी जैसे आज संजय कुंदन की कविता है ना, वो गाय जैसी बेटियाँ, तो शायद गाय जैसी बेटी रही होंगी तो घर में रही। इनके पिता की भी आदत थी पढ़ने लिखने की, माँ की भी थी, तो वहाँ से इनकी भी परवरिश होने लगी। लेकिन असल रोल मॉडल इनके दादाजी रहे, जिनके साथ इनका अच्छा खासा वक्त गुजरा और ये आगे बढ़ती रही। ये बैकग्राउंड जानबूझकर बता रहा हूँ, वैसे आप लोग भी इस किताब के जरिए जान सकते हैं। परिवार संपन्न रहा, अभावों वाला परिवार नहीं, ढेर सारे नौकर चाकर, और जैसे हम लोग कहते हैं ना, उनके घर में दूध की नदियाँ बहा करती थी, तो उस परिवेश में इनका लालन पालन हुआ।
अगर मेरी परवरिश ऐसे किसी माहौल में होती तो शायद मैं भयानक उद्दंड होता, क्योंकि मैं जिस इलाके में था उस इलाके के अधिकांश लोग उदंड हुआ करते थे। लेकिन ये फिर भी ठीक ठाक रही, भले आयकर विभाग में रहते हुए कुछ लोगों को हड़काया जरूर होगा। तो इस किताब की जो सबसे बड़ी खूबी रही कि इन्होंने जो घर में सबको तो याद किया, लेकिन जो हाउस हेल्प के तौर पर थे, घर में सहयोग करने वाले लोग थे, उनको नाम के साथ याद किया, पूरी इज्जत के साथ याद किया। ये संवेदनशील होने का बड़ा प्रमाण है कि आप अपने घर के हालांकि उस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ माफ़ी के साथ, हाउस हेल्प भी कर सकता हूँ, सहयोगी भी कर सकता हूँ, लेकिन नौकर कहने से उपेक्षा का भाव आएगा, इसलिए नौकर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इन्होंने अपने घर के नौकरों को भी शिद्दत के साथ याद किया और कहीं न कहीं कोई रिश्ता जोड़ा और उनके अधिकार को बताया कि जैसे ये दूध की चाय पीती हैं या नहीं, अब पीने लगी, तो ये दूध बचपन में नहीं पिया करती थी, और जो घर का रसोइया हुआ करता था, मेन जो नौकरों का इंचार्ज भी था, वो बहुत बुरी तरह इनको झिड़कता था और वो नेपोलियन बन जाया करता था। हमारे बचपन में भी ढेर सारे नेपोलियन हुआ करते होंगे। वो इनके फादर या दादा का किसी का ओवरकोट पहन लिया करता था और नेपोलियन नाम से डराया करता था और ये डरकर सारा कुछ निपटा दिया करते थे। अगर इतने डिटेल्स में मैं हर चैप्टर पर जाऊंगा तो बात लंबी खींचेगी, इसलिए संक्षेप करते हुए मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। इस हिस्से से आगे जहाँ संस्मरण की बात है, मदर टेरेसा के साथ इनके अच्छे रिश्ते रहे, इस किताब के मुताबिक, मेरे मुताबिक नहीं। कई दफ़े इन्होंने उनके लिए अनुवादक का भी काम किया, इन ट्रांसलेटर की भूमिका में भी रही। अगर कोई अंग्रेज़ी नहीं जान रहा है और समझाना हो तो दुभाषिया का रोल संगीता जी ने निभाया, यह किताब ऐसा बताती है। इनका जो पहला पेंटिंग सोलो एग्जीबिशन था, उसका उद्घाटन मदर टेरेसा ने किया था। और मदर टेरेसा कहने की ज़रूरत नहीं कि हमारे आपके सबके लिए बहुत सम्मानजनक स्त्री रही, महिला रही। इस चैप्टर में अच्छाई आप लोग पढ़ेंगे ताकि इनकी किताब का भी सर्कुलेशन हो। इसमें एक कमी मुझे लेखक और पत्रकार के तौर पर लगी। इन्होंने अपने संस्मरण से पहले मदर टेरेसा के बारे में बताया। मदर टेरेसा ने कभी कहा होगा या उनका बयान या इंटरव्यू में रहा होगा कि सपना में ईसा मसीह ने मुझे दर्शन दिए और कहा कि तुम मेरी दूत बनकर जाओ, कुछ ऐसी बात थी ना। मैं मानता हूँ उन्होंने अपना माफ़ी के साथ, मदर टेरेसा की ऊंचाई बहुत बड़ी है, मेरा कद छोटा है, जब भी कोई इस ढंग की बात कहता है तो अपना आभा मंडल तैयार करने के लिए कहता है कोई यीशु दर्शन नहीं देगा, कोई शिव दर्शन नहीं देगा, वो हमारे मन का दोष है। कहाँ है आपका भगवान? शहर में दंगा होता है, ईश्वर के नाम पर दंगा होता है। राम जी ने क्या अपना गहने बचा लिए? ये हमारा भ्रम है। तो लेखक को ऐसी भ्रांति फैलाने से बचने की ज़रूरत थी। और मदर टेरेसा के बारे में कमोबेश सारे लोग जानते हैं, वहाँ पर उनका परिचय न भी देती तो भी चलता, इस दोष से बच जाती। बात आती है महादेवी की। महादेवी के साथ भी इनके सुखद पल रहे। 88 में इनकी पहली किताब आई, अंतस्से, यही नाम था। ये नाम महादेवी वर्मा ने दिया था, जैसा इस किताब में बताया गया। मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ जैसा इस किताब में बताया गया, इसकी भी वजह बताऊँगा। ये दावा मैं नहीं कर सकता हूँ और भरोसा भी नहीं कर सकता हूँ। तो महादेवी वर्मा ने इस किताब का वो नाम लिखा, इसकी भूमिका भी लिखी, और वो तब जब वो गंभीर बीमार चल रही थी। ये उनसे लगातार इनकी मुलाकात होती रही। ये अलग बात है, शायद 86 में उनकी डेथ हो गई थी।
87 सितंबर में, 88 में किताब आई, वो देख नहीं पाई, लेकिन रिश्ते की प्रगाढ़ता ऐसे महसूस कर सकते हैं। और वो जो पढ़ते हुए गुजरता हूँ तो वो रोम खड़े होते हैं कि महादेवी कैसे लेटी होंगी, कैसे हाथ उन्होंने पकड़ा होगा। यही बात मदर टेरेसा के साथ भी रही। तो वो कैसे चीज़ें बनती जाती हैं, इंसानों का रिश्ता कैसे बनता जाता है, एक इंसान दूसरे इंसान को समझने कैसे लगता है, ये बात इस किताब से समझ में आती है। फिर मुझे ध्यान आते हैं कबीर आखिर इतने तल्ख क्यों हैं, उनकी तल्खी की वजह क्या है, क्यों वो हिंदुओं को भी लताड़ते हैं, मुसलमानों को भी लताड़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे उनकी पृष्ठभूमि रही, यानी विधवा ब्राह्मणी के पेट से पैदा होना, फिर रूपा मोहंती, नीरू मोहंती, उनके जरिए मुसलमानों के जरिए पालन पोषण होना। तो उनके साथ का जो बच्चा बचपन बीता होगा, उनके साथ के जो लोग रहे होंगे, वो कैसे उपेक्षित करते होंगे कबीर को। तो वो तल्खी वहाँ से पैदा होती है। स्त्रियों के भीतर भी ढेर सारी तल्खी होती है। ये सिर्फ संगीता जी की बात नहीं है, हर स्त्री की बात है। मेरी पत्नी, ऐसे तो हर कोई पत्नी का मजाक बना के रखता है कि मेरे प्रति बहुत तल्ख है, मेरी पत्नी भी मेरे प्रति तल्ख हो सकती हैं, उनका भी संघर्ष अपना हो सकता है। तो ये तल्खी आती कहाँ से है? ये समाज मर्दवादी समाज है, पुरुष वर्चस्व वाला नहीं बोलूँगा, बड़ा शरीफ शब्द है। ये मर्दवादी समाज है, मर्दों की जमात है यहाँ, जिनकी निगाह में स्त्रियाँ 90% पुरुषों की निगाह में स्त्रियाँ भोग की सामग्री हैं। वो साजिश रचते रहे हैं। ये साजिशें कैसी रही हैं? यानी घर का में अगर किचन का काम हो, रसोई का खाना बनाने का काम, तो स्त्रियों का रहा। जैसे ही उससे आर्थिक लाभ हुआ, रसोई का काम हुआ, मर्दों ने कब्जा जमाया। घर में सिलाई बुनाई का काम, बटन टूट जाए, स्त्रियां करेंगी। लेकिन दर्जी का काम हुआ, जैसे ही पैसा जुड़ा, वो मर्दों ने उस पर कब्जा किया ताकि स्त्रियां बैकफुट पर जाएं। स्त्रियों ने इसके खिलाफ संघर्ष किया और संघर्ष करके इस मुकाम तक पहुंची कि आज उनकी किताब पर हम सब खुले दिल से चर्चा करते हैं, उनकी चुनौतियां स्वीकार करते हुए। मैं कहना ये चाहता था, कबीर के भीतर तल्खीपन थी। इनका जो परिवेश था, इनको और संवेदनशील बनाया और विनम्र बनाया। अधिकारी होते हुए ये तन कर रह सकते थे, लेकिन इनके आसपास मदर टेरेसा हो, महाश्वेता देवी हो, एपीजे अब्दुल कलाम हो, या कोई और करेक्टर, सुष्मिता जी की भी चर्चा है जो फिजियोथेरेपिस्ट थी, उन सब से मुलाकात होती रही और वो मुलाकात इतनी प्यारी, इतनी आत्मीय रही कि इनके भीतर तल्खी नहीं रही। इनके जीवन का एक दूसरा पक्ष भी है। ये अकेली स्त्री रही बाद के दिनों में। उस अकेली स्त्री का संघर्ष आप समझ सकते हैं। अपने आसपास नज़र दौड़ाइए। आज ढेर सारी स्त्रियां बिना शादी के अकेले रह रही हैं और उनका रेशियो लगातार बढ़ रहा है। ये अकेलापन क्यों? यानी वो अकेलापन नहीं, अकेले रहने की चाह क्यों? वजह हम पुरुष समाज ही हैं। हमने उनको अपने ऊपर भरोसा करना नहीं सिखाया। संगीता जी ने ये अकेलापन झेला। मुझे नहीं पता उनके अकेले जीवन में क्या हुआ होगा, लेकिन मेरे आसपास का अनुभव बताता है कि अगर कोई स्त्री अकेली है तो बाकी सोचते हैं वो इसलिए अवेलेबल है। हो सकता है अधिकारी रही हो, इनके सामने वो संकट ना आया हो। तो तीसरी बात कि अगर कोई स्त्री विद्वान है तो वो इस पुरुष समाज को स्वीकार नहीं होती है, वो बैकफुट पर खेलना चाहते हैं। खुशी है कि देव जैसे लोग और ऐसी संस्थाएं स्त्रियों को पीछे नहीं ढकेलती हैं, वो आगे लाती हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि संगीता जी को ये नहीं लाते तो संगीता जी आगे नहीं आती, लेकिन उस आगे बढ़ने में एक हाथ ऐसी संस्थाओं का भी होता है, जो हमारे दौर के लिए खुशी की बात है। मैंने बात कही थी कि इस किताब को पढ़ते हुए मुझे इनके बारे में क्या धारणा पड़ी। मैं दो बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा, बहुत लंबा नहीं, मुझे 10 मिनट का समय मिला था। हाँ, इस किताब की जो सबसे बड़ी कमी है, प्रकाशकीय कमी है
और कॉन्सेप्ट की कमी है। हम अखबार, जब आप अखबार उठाते हैं, किसी एक्सीडेंट की या किसी साहित्यिक गोष्ठी की या किसी की मौजूदगी की खबर पढ़ते हैं, तो उसमें क्या दिखता है? विजुअल दिखता है। विजुअल क्यों ज़रूरी है? मैं बार बार कह रहा था, इस किताब के मुताबिक इस पूरी किताब में न तो महादेवी के साथ इनकी कोई तस्वीर दिखी, न मदर टेरेसा के नाम पर दिखी। दोनों दिवंगत हो चुकी हैं। मैं भी दावा कर सकता हूँ कि इलाहाबाद में महादेवी ने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा था कि अनुराग, तुम तो निराला से बड़े कवि हो। महादेवी पुष्टि करने नहीं आ रही हैं। अगर इनको भरोसा दिलाना था तो एकाध तस्वीरें, एकाध संस्मरण, और नहीं तो उनके लिखे हुए हाथ की भूमिका इसमें चिपकाया जा सकता था। उससे इस किताब का महत्व बढ़ता, हमारा भरोसा बढ़ता। आखिरी बात, मैंने सिग्मा वुमन, अल्फा वुमन की बात की थी। इस किताब से गुजरते हुए यह तो कतई नहीं लगा कि ये अंतर्मुखी और सिग्मा वुमन का प्रतिनिधित्व करती है। अल्फा वुमन की बात भी मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उस रूप में उतना देखा नहीं। तो ये कॉम्बो पैक हैं। यहाँ जो गतिविधि देखी और जो किताब देखी, यानी ये सिग्मा और अल्फा, ये दोनों वुमन हैं। और इस किताब के लिए उनको बधाई और हमारी ओर से ढेर सारी तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी, आपने ठीक ठाक तैयारी की थी और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि सिग्मा वुमेन का नया एडिशन जल्द ही तस्वीर के साथ